मेरे प्यारे प्यारे 11th, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये है रिवीजन फ्रॉम सैम्पल पेपर्स और आने वाले एग्जाम्स के लिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 बेटा मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पहले उसको देखना, तभी इस पर आना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन बेटा आप लोगों को आपके सामने नजर आ ही रहा है। ये एक बीआरएस का क्वेश्चन है। बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा इस चैप्टर के ना थोड़े से बेस में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बीआरएस बेटा हम इसलिए बनाते हैं ताकि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और एज पर कैश बुक में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो उस डिस्क्रिपेंसी को हम दूर कर दें। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है डिस्क्रिपेंसी का, जैसे लेटस से बैंक चार्जेस, क्योंकि बेटा बैंक चार्जेस पासबुक में से तो माइनस हो जाते हैं, बैंक उन्हें फटाफट डिडक्ट कर लेता है, मगर कैश बुक में से माइनस नहीं हुए होते। तो अब अगर हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन और इसमें माइनस नहीं हुए, तो हम इसको माइनस कर देते हैं और दोनों को बराबर ले आते हैं। बट मान लीजिए अगर बैंक चार्जेस पासबुक में से माइनस हो चुके हैं और हमें पासबुक का ही बैलेंस गिवन है, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं और प्लस माइनस का इफेक्ट नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई होती। इस चैप्टर को करने का एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप ये दिमाग में जरूर रखेंगे कि यहाँ पे सही गलत का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस इक्वेट करने होते हैं हमें। ठीक है, सही गलत का मुद्दा नहीं होता। हम रिवीजन कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, तो मैं मान के चलता हूँ कि बीआरएस इससे ज़्यादा जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको आता ही होगा। बट अगर 1% नहीं आता है तो थोड़ा सा बेटा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ज़रा देखिए। बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोगों को इसलिए बनानी होती है ताकि जो भी बैंक बैलेंस है एज पर पासबुक और एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस बेटा हम अपना दो तरीके से जान सकते हैं, अपनी पासबुक को देख के या फिर अपनी कैश बुक को देख के। पासबुक जो है वो बैंक अपडेट करता है और कैश बुक हम खुद अपडेट करते हैं या फिर हमारा अकाउंटेंट अपडेट करता है। तो कोई भी रीजन हो सकता है कि इन दोनों के बैलेंसेस बराबर बराबर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है हमारी पासबुक बता रही है कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 48,000 रुपीज़ है, बट हमारे हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज़ है। ऐसे डिफरेंस का एक रीज़न हो सकता है मेरे बच्चों, बैंक चार्जेस। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया कि भैया 2,000 रुपीज़ के बैंक चार्जेस हैं, जो कि पासबुक में पहले डील हुए होंगे, है ना, क्योंकि बैंक के कितने चार्जेस हैं ये बैंक को ही पता है, ये हमें नहीं पता। तो हुआ ये होगा, बैंक ने ये चार्जेस यहाँ से माइनस कर दिए होंगे। अब मेरे पास दो तरीके, या तो मैं पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बराबर ला सकता हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे मैं कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर ला सकता हूँ। और ये दोनों अलग अलग बातें हैं, समझने की कोशिश करो। आपके सामने दो दोस्त श्याम और राम, अगर अगर इसके पास 700 रुपीज़ है और इसके पास 500 रुपीज़ है, मैं कहता हूँ दोनों के पैसे बराबर कर दो, तो ये किया जा सकता है कि भैया यहाँ पे भी 700 और यहाँ पे भी 700। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, मगर ऑप्शन नंबर 2 भी तो हो सकता है कि दोनों के पास 500 रुपीज़ कर दिए जाएं। बोलो हाँ या ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम श्याम और राम को बराबर तो ला रहे हैं, मगर बेस किसको रखें। इस पर्टिकुलर केस में मैंने श्याम की वैल्यू को बेस रखा और इस पर्टिकुलर केस में मैंने राम की वैल्यू को बेस रखा। समझ रहे हो कि जो पैसे राम के थे उतने ही श्याम के पास किए, यहाँ पे जो पैसे श्याम के थे उतने ही राम के पास किए। तो सिमिलरली मेरे को यहाँ पे ये देखना होता है कि मैं इक्वेट किसको किससे कर रहा हूँ, पासबुक को कैश बुक के इक्वल ला रहा हूँ या कैश बुक को पासबुक के इक्वल। जिसका बैलेंस गिवन होगा बेटा मैं उसको इक्वल लाऊंगा। जैसे मानिए अगर कोई कहता है मेरे को कि सर पासबुक के अंदर आपको बैलेंस गिवन है, पासबुक में कुछ ऐसा करो कि वो कैश बुक के बराबर आ जाए, तो मैं सामने वालों को समझाऊंगा कि मेरे भाई पासबुक में माइनस हो गया था तभी वो 48,000 है, तो आप पासबुक में प्लस कर दो ताकि हम कैश बुक के बराबर आ जाए। आप अगर यहाँ पे 2,000 रुपीज़ के बैंक चार्जेस जोड़ दोगे तो आप देख सकते हो हम बराबर आ जाएंगे। हाँ या ना।
बट आप ये भी मान के चले, अगर मुझे कोई कैश बुक का बैलेंस देगा तो मैं कहूंगा मेरे भाई बैंक चार्जेस यहाँ से माइनस हो गए, अभी तक यहाँ से माइनस नहीं हुए, पासबुक में से माइनस हो गए, कैश बुक में से माइनस नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में से भी आप बैंक चार्जेस को माइनस कर दो ताकि दोनों बैलेंस इक्वल आ जाए। बेटा इस तरीके से भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 48 और 48 आपस में बराबर आ गए। ठीक, तो बेसिक बेसिक से इसमें पॉइंट्स हैं। पहला, हमें ये ध्यान देना होता है कि भाई साहब बैलेंस कौन सा गिवन है। दूसरा, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शन पहले कहां पर हुई। ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन द कैश बुक और पासबुक, हमें ये जरूर चेक करना होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था सैंपल पेपर में से, तो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन कहता है, Raghavan company has two bank accounts, account number 1 and account number 2. From the following particulars relating to account number 1, हमें क्या करना है, find out the balance of the account on December 31st 2014 according to the cash book of the firm. ठीक है, क्वेश्चन हमें ये सारी एंट्रीज बताता है, मगर यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो हमें जो बैलेंस गिवन है वो गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब हम जो भी चेंजेस करेंगे मेरे बच्चों वो पासबुक में करेंगे और पासबुक में चेंज करके उसे हम कैश बुक के बराबर लाएंगे। हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहली चीज हमें गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक। और बेटा बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा गिवन है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो हमें माइनस में गिवन है 18,990। ठीक, ये हमने एंट्री पोस्ट कर दी। अब बेटा हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं फॉर अ चेंज, है ना, पेपर में तो आप ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएंगे, बट फॉर अ चेंज हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने थोड़ा सा स्कैम किया, हम भी थोड़ा कर देते हैं, बाकी इट विल हार्डली मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड द आंसर इज वेल। तो पढ़ते हैं, देखें पॉइंट नंबर 5 पहले डील कर रहा हूँ बेटा मैं। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹580। ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। देखो जी, बैंक ने किया एंट्री, तो बैंक ने एंट्री कहाँ करी होगी, पासबुक में, ये तो मान के चलो। ठीक है, मैंने आपको अभी कंसेप्ट में भी बताया था। तो डेबिटेड बाय द बैंक मतलब पासबुक में डेबिट मतलब माइनस। ठीक है, पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, तो बेटा पासबुक हो गई है कम, फेयर इनफ। और नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, भैया पासबुक कम हो गई है, हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है तो बढ़ा दो ना, टेंशन भाई टेंशन खत्म करो। ठीक है ना मेरे बच्चे, भाई पासबुक कम हो गई है, हमें इसे बराबर लाना है कैश बुक के। पासबुक कम हो गई और वो साफ साफ कह रहा है नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कहने का मतलब कैश बुक कम नहीं हुई। तो इसमें ऐसा क्या करूं इसके बराबर आ जाए, भाई इसे बढ़ा दो, ये कम हो गई है तो इसे भाई प्लस कर दो ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है जी, तो मैंने लिख दिया 580 प्लस में। और मैं पर्टिकुलर्स में क्या लिखने वाला हूँ, जो मेरे को क्वेश्चन गिवन है वही, इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में जो इंटरेस्ट है वो डेबिट हो गया है, तो मैं उसको प्लस कर रहा हूँ ताकि दोनों के बैलेंस बराबर आ जाए। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ऑलमोस्ट सिमिलर, बैंक चार्जेस डेबिट हो गए बैंक में डेबिट हो गए, तो हमारी पासबुक कम हो गई है, पासबुक का ही बैलेंस गिवन है ना बेटा, ये कैश बुक है ये पासबुक है, पासबुक कम हो गई है, पासबुक का ही बैलेंस गिवन है, तो इसे बढ़ा दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम 200 यहाँ पे बढ़ा देते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में हम लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। चलो पॉइंट नंबर 3 कहता है चेक्स इशूड प्रायर टू 31 दिसंबर 2014, मतलब साल एंड होने से पहले हमने चेक इशू करा। बेटा जब हमने चेक इशू करा होगा तब हमने पहले एंट्री करी होगी कैश बुक में। चेक इशू करना मतलब पूरा चेक जो होता है वो पूरा फिल करके हमने अपने चेक बुक में से फाड़ कर किसी को दे दिया, तो हमने अपने कैश बुक में माइनस में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा कि ये पैसे हमारे पास से चले गए।
ठीक है जी। चेक्स इशू प्रायर टू 31st 2014 बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट फॉर 7429, मगर ये अभी तक पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक में माइनस हो गया, कैश बुक कम हो गई है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो इसे भी कम कर दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है भाई, 7429 चेक्स issued but not presented for payment, but not presented फॉर पेमेंट। बेटा स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हैं, आप इससे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे आपके स्कूल में कराया हो। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1। बेटा हम यहाँ पर जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर कर रहे हैं अकाउंट नंबर 1 से रिलेटेड। क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा है कि भैया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1। हम अकाउंट नंबर 1 से रिलेटेड ही अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास पैसे आए या गए। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1, मतलब हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हमारे पास पैसे आए तो क्या हुआ, रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31st December 2014 बट एंटर्ड इन द कैश बुक, आफ्टर दैट डेट 8000। हमारे पास तो पैसे आ गए, बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक बढ़ गई, मगर अभी तक हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो भाई अगर पासबुक अननेसेसरली बड़ी हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं की, दोनों को बराबर लाना, तो पासबुक को कम कर दो, है ना। तो पासबुक को हम कम कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ 8000। अमाउंट not yet recorded in कैश बुक, कि कैश बुक में अभी तक ये अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं। अब आते हैं बेटा हम पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 रीड करता हूं मैं। चेक पेड इनटू द बैंक प्रायर टू 31st December 2014 बट क्रेडिटेड आफ्टर दैट डेट फॉर 10,000। चेक पेड इनटू द बैंक मतलब हमने बैंक में चेक पे करा, हमने कराया होगा बेटा डिपॉजिट, कैश बुक में हमने प्लस कर दिया, मगर वो अभी तक हमारे पास डिपॉजिट नहीं हुआ या बाद में हुआ। चेक पेड इनटू द बैंक प्रायर टू 31st December बट क्रेडिटेड आफ्टर दैट डेट, 31 दिसंबर के बाद ही वो चेक हमारे पास पासबुक में आया है। तो अभी तक पासबुक बढ़ी नहीं है, तो अब बढ़ा देंगे, है ना भाई। जब दोनों को मैंने बराबर करना है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो अब इसे बढ़ा देंगे कितने से, 10,000 से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट credited in the passbook। चलो देखते हैं बेटा अब इसका टोटल क्या आता है हमारे पास। तो मेरे बच्चों इसका बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्लस साइड में है और माइनस साइड में है उनका ना हम एक डिफरेंस निकालेंगे। जैसे मेरे पास है 580 प्लस 200 प्लस 10,000, और माइनस में है 18,990, माइनस में 7,429, और माइनस है मेरे पास 8,000। तो बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव ही आ रहा है, तो दिस इज ओवरड्राफ्ट। ठीक है, 23639 मेरे पास नेगेटिव ही आ रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। मेरे को पहले पासबुक का बैलेंस गिवन था, अब मेरे पास निकल कर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये नेगेटिव आ रहा है, तो मैं ऐसे जरूर लिखूंगा कि ये ओवरड्राफ्ट का ही बैलेंस है, 23639, यही आ रहा था आई गेस। ठीक है ना। तो 23639 इस बैलेंस को मैं यहाँ लिखकर जो भी टोटल इधर आ रहा होगा वो इधर पोस्ट कर दूंगा। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट बीआरएस। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो मेरे बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से डील कर रहा है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बच्चों वही पुराना फॉर्मेट, राइट रॉन्ग और रेक्टिफाइड। ठीक है, तो राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड के तरीके से हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जहाँ तक मेरे बच्चों मैं देख पा रहा हूँ ये एक आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखें,
पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट सेल्स टू सोहन 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 700। बेटा जहां पे भी शब्द रिकॉर्डेड होता है ना, इसका मतलब पूरी पूरी जनरल एंट्री में दिक्कत हुई है। देखो, क्रेडिट सेल्स टू सोहन 7,000 मतलब एंट्री क्या जानी चाहिए थी, पहले पार्ट में हमारे पास एंट्री जानी चाहिए थी कि भैया हमने सोहन को सामान बेचा, तो सोहन टू सेल्स, उधार पे भैया सामान बेचा, कितने का सामान बेचा, 7,000। मगर दिक्कत क्या हुई, ये हमने रिकॉर्ड कर दी सोहन टू सेल्स एज 700। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं जो अब जो बोलने वाला हूं, हम यहाँ पे ना इंडिविजुअल अकाउंट्स के बारे में सोचते हैं कि भाई सोहन डेबिट होना था, सोहन डेबिट हुआ है, मगर अमाउंट के बारे में भी ध्यान दो कि ये 7,000 से होना था डेबिट और 700 से हुआ है, डेबिट कम हुआ है, तो अब डेबिट को बढ़ा दो। एंट्री होगी सोहन डेबिट ज्यादा हो जाएगा टू सेल्स। टू सेल्स क्यों आएगा मेरे बच्चे, वो भी हम समझ लेते हैं। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था 7,000 से, और सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ है सिर्फ 700 से, है ना। तो क्रेडिट कम हुआ है, तो क्रेडिट को भी बढ़ा दो, 6,300 से ये एंट्री चली जाएगी। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम फरहान 9,000 वर रिकॉर्डेड एज 900। हमने बेटा उधार पे सामान खरीदा, तो एंट्री जानी चाहिए थी परचेज टू फरहान, 9,000 से हमने खरीदा है, वह रिकॉर्डेड एज 900। हमने पूरी एंट्री ही 900 से रिकॉर्ड कर दी, तो बेटा ये तो गलत बात है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठीक करेंगे। कैसे, वही एक एक अकाउंट के बारे में सोच के कि भाई परचेज डेबिट होना था 9,000 से, हुआ है 900 से, तो हम 8,100 और से परचेज को डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया 8,100 से, और यही फरहान के बारे में हम बात करेंगे। फरहान क्रेडिट होना था 9,000 से, सिर्फ 900 से हुआ है, तो 8,100 और से हम फरहान को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से बेटा ये एंट्री जाती है। थर्ड पार्ट देखें, दो पार्ट हमारे हो गए, तीसरा पार्ट कहता है कि भैया गुड्स रिटर्न टू साक्षी रिटर्न टू, हमने वापस करे, तो बेटा हमने वापस किए, तो पहले हमने खरीदे होंगे, ये हुई परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि परचेज का डेबिट तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट। अब हमने साक्षी से भैया अगर सामान वापस किया, तो एंट्री जानी चाहिए थी साक्षी टू परचेज रिटर्न, है ना, क्योंकि हमने साक्षी को सामान वापस कर दिया 4,000 का, मगर जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 400। गलती हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं साक्षी टू परचेज रिटर्न 400 से, साक्षी टू परचेज रिटर्न 400 से। जैसे बेटा मैंने पहले ही कहा कि ये आसान है क्वेश्चन, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी समझ लीजिए एक बारी कि भाई साक्षी 4,000 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ 400 से, है ना। सोचो ना मेरे बच्चे, एक एक अकाउंट करके उठाया करो। साक्षी को देखो, साक्षी 4,000 से डेबिट होना था, साक्षी 400 से डेबिट हुआ है, तो कम डेबिट हुआ, तो अब डेबिट को बढ़ा दो, साक्षी को हम डेबिट कर देंगे साक्षी टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्यों जाएगा, क्योंकि भाई साहब 4,000 से क्रेडिट होना था, सिर्फ 400 से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट कम हुआ, तो अब हमने क्रेडिट को बढ़ा दिया। इसी के साथ ही बेटा इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनीषा, मनीषा ने वापस करा मेरे बच्चों। तो यहां पर हमारे पास एंट्री क्या जानी चाहिए, एंट्री जाएगी बेटा जो गुड्स रिटर्न फ्रॉम है ना, तो हमने बेचा, उसने वापस कर दिया, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस हो जाएगा डेबिट। एंट्री जाएगी सेल्स रिटर्न टू मनीषा। ठीक है, अब ये एंट्री होनी कितने से चाहिए थी, 1,000 से, और ये रिकॉर्ड हुई कितने से है, 100 से। सेम एंट्री रिकॉर्ड हुई है, मगर अमाउंट की बेटा छेड़खानी रही है इस पूरे क्वेश्चन में। तो सेल्स रिटर्न टू मनीषा, अब देखिए हम इसे कैसे ठीक करेंगे, वही बेटा इंडिविजुअली एक एक अकाउंट करके चेक करेंगे। सेल्स रिटर्न 1,000 से डेबिट होना था, 100 से डेबिट हुआ है, तो डेबिट
कम हुआ है, तो अब हम डेबिट को बढ़ा देंगे। एंट्री जाएगी सेल्स रिटर्न 900, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो 900 से कम डेबिट हुआ था ना। डेबिट होना था 1000 से, डेबिट हुआ सिर्फ 100 से, तो 900 से और डेबिट कर दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है। ऐसे ही मनीषा जो है वो क्रेडिट होना था 1000 से, क्रेडिट हुआ 100 से, तो जो डिफरेंस है उससे और क्रेडिट कर दो। तो ये डिफरेंस खत्म कर दो, जो होना चाहिए था वो कर दो बस। तो टू मनीषा 900। यही था बेटा इस रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप करें, वॉइस रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन भेजें, अपना डाउट भेजें, मैं आपको जवाब दूंगा। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में से भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा हमें कहा गया है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों हम यहाँ पे ना दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है बाय सिंपल प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला ना बच्चे को मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को रटवाना पड़ता है। तो रादर देन मैं आप लोगों को रटवाऊं, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल बनाकर यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सिखाता हूँ। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, आपके रटने की नीड जो है वो खत्म हो जाती है। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। मैं टू और बाय नहीं लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, याद रखें। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसमें हम फैक्ट्री रिलेटेड या फिर यूं कहें प्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं हम वो सारे के सारे इसके अंदर पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है। तो इधर लिखा जाता है जी ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले फैक्ट्री में हमारे पास कंज्यूम होने के लिए, खर्च होने के लिए ओपनिंग स्टॉक ही तैयार रहता है 15,000 रुपये। ये हमारे पास डेबिट साइड पर आ गया। परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न भी है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि जी परचेजेस हैं मेरे पास 25,000 रुपये, और कुछ परचेजेस रिटर्न भी हैं माइनस परचेज रिटर्न। मैंने सामान कुछ बाजार में वापस भी कर दिया था, तो टोटल परचेज आई 24,000 रुपये की। सेल्स आई है मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं। सेल्स रिटर्न भी है। सेल्स थी, मैंने 60,000 रुपये का सामान मार्केट में बेचा था, मगर इसमें से कुछ सेल्स रिटर्न आ गई हैं 2,000 की। तो टोटल 58,000 रुपीज़ का सामान ही मैं मार्केट में बेच पाया हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों चीज़ें भी हो गई। सैलरीज एंड वेजेस लिखा है मेरे बच्चे। अगर लिखा हो तो ना वेजेस एंड सैलरीज, तो मैं इसको ट्रेडिंग में जरूर डालता, मगर यहाँ लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, तो जो पहला वर्ड होता है ना उस पे हम ज्यादा जोर देते हैं। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो ये जाना चाहिए पी एंड एल में। मगर क्योंकि उसने मेरे से ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता है, तो मुझे इसे पी एंड एल अकाउंट में लिखना है, इसे पी एंड एल अकाउंट में लिखना है, और यहाँ पी एंड एल बनाना नहीं है। तो ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। मोटिव पावर, आप ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास कोई ज़्यादा पावर का काम हुआ है, तो ये एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको जो है हो सकता है कोई मोटर पावर या कुछ इस तरीके से यूज़ हुआ हो, तो 3,000 रुपये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मुझको गिवन है 12,000। और अब यहाँ पर कैरेज भी गिवन है ना भाई। अगर कैरेज गिवन है तो आप ये मान के चलें कि कैरेज मेरे पास आउटवर्ड इनवर्ड ही होगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, वी एज्यूम कि ये कैरेज इनवर्ड है 3,000। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ भैया, कैरेज को 3,000। और ऑक्ट्राई गिवन है, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही माना जाएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड ही माना जाएगा। फ्राइट आउटवर्ड है। देखो आउटवर्ड इनवर्ड का बेटा मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। अगर कोई भी ऐसी चीज गिवन हो ना, कोई भी खर्चा लिखा है, कैरेज है या फ्राइट है, आउटवर्ड लिखा है, आउटवर्ड मतलब बाहर जाते हुए। बाहर हम सामान कब भेजते हैं, जब हम सेल्स करते हैं। तो सेल्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा मेरे बच्चों आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर यहाँ पर होता इनवर्ड, इनवर्ड कहने का मतलब जब हमने परचेज किया, जब हमारे पास आया, और जब हमारे पास सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, तो उसे हम लेके जाते हैं फैक्ट्री में फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसलिए जब भी इनवर्ड होगा तो हम उसको ट्रेडिंग में डील करेंगे, और जब कभी भी आउटवर्ड होगा तो हम उसको पी एंड एल में डील करेंगे। ये आउटवर्ड है तो ये पी एंड एल में डील होगा, मुझे फिलहाल इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
वेजेस मेरे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये यहाँ आ जाएगा जी वेजेस 7,000। ठीक है, अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। कैसे निकाला जाता है बेटा? ऐसा निकाला जाता है कि हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड का टोटल करते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इस साइड तो मुझे नजर ही आ रहा है कि भैया मेरा टोटल जो है वो है 70,000 रुपीज। ठीक है ना। अब इस साइड का भी टोटल मेरे पास अगर 70,000 रुपीज लाना है तो देखते हैं बीच में भाई कितने का गैप है। 70,000 माइनस 15,000 माइनस 24,000 माइनस 3 और 3 6 और एक 7 और 14,000 ये गए, तो बेटा 17,000 रुपीज मेरे पास बच रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है 17,000 रुपीज। ये कैसे आया मेरे बच्चों? ये बैलेंसिंग फिगर है। ये मैंने ऐसे निकाला, इन दोनों को जोड़ा 70,000, फिर ये सारे खर्चे इसमें से माइनस करे, ये बच गया है। तो दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। यही क्वेश्चन ने मांगा था, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 17,000। हम इसको एक तरीके और से बेटा कर सकते थे जिसमें ना वो सीओजीएस वाले फॉर्मूला आते हैं हमारे पास। वो फॉर्मूला भी चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, उसमें क्या फॉर्मूला है। इसमें लगा के तो नहीं दिखा रहा अभी, पर वो बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूले। देखिए इधर हमारे पास ना इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में दो बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला, सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी। जैसे बचपन में बेटा हम फॉर्मूला नहीं पढ़ते थे जब हमारे दूध के दांत थे, पांचवी छठी में हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बोला करते थे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। उसी का ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। बस सेलिंग प्राइस को हमने सेल्स बोल दिया है, कॉस्ट प्राइस को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया है, और प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के जीपी बोल दिया है कि भाई साहब जो भी मेरी सेल वैल्यू होगी उसमें मेरी कॉस्ट भी जुड़ी होगी और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी जुड़ा होगा। हाँ, इसमें एक चीज और गिवन हो सकती है, और इन केस ऑफ लॉस, कि अगर लॉस हो गया है किसी बिजनेस को तो सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस माइनस क्रॉस लॉस। ठीक है कि भाई साहब मेरी कॉस्ट में से ये चीज मेरे को रिकवर नहीं हो पाई, तभी मेरी सेल्स वैल्यू आ जाएगी। और मुझको सीओजीएस का एक फॉर्मूला यहाँ गिवन होता है, जो होता है डेबिट की चीजें सारी प्लस और क्रेडिट की माइनस। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप मेरे बच्चों अगर इस फॉर्मूले को भी लगाओगे तब भी हम यहाँ पर जीपी निकाल सकते थे, मगर मुझको थोड़ा ये वाला तरीका आप लोगों को समझाना बताना ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि इसमें लर्निंग की सच कोई नीड नहीं है। आपको जोन सा भी तरीका बेटा अच्छा लगे आप पेपर में उसको अप्लाई करना, जोन से आपके स्कूल में फॉलो होता हो। तो बाय दिस वी शुड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो बेटा इस क्वेश्चन को आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर ये डायरेक्टली पेपर में आ जाता, आप पक्का पक्का इसको गलत करते। मेरे को पक्का आपके ऊपर इतना भरोसा है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013 पास क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। है ना, एक्चुअली ये शब्द ही ऐसा है छोटे बच्चों के लिए, जो अभी अभी अकाउंट सीख रहे हैं कक्षा 11वीं में, कि भैया जर्नल एंट्रीज और वो भी क्लोजिंग जर्नल एंट्री, ये क्या बात बोल दी है ना सर। जर्नल एंट्री नहीं समझ आता, क्लोजिंग जर्नल एंट्री का क्या मतलब है? बेटा सुनो, जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती है ना, ये दो तरीके की होती हैं सर, दो तरीके की। हाँ सर, वो सिंपल और कंपाउंड। हाँ बेटा बच्चे, सिंपल और कंपाउंड तक तो ठीक है, मगर ना मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ। बेटा जर्नल एंट्रीज दो तरीके की इसलिए होती हैं, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना, हमारे पास एक होता है ट्रांजैक्शन डेट, एक होता है ट्रांजैक्शन डेट, और दूसरा होता है मेरे बच्चे ईयर एंड का डेट, ईयर एंड का डेट। देखो ट्रांजैक्शन डेट कहने का मतलब जब इवेंट हुआ, तो जैसे मान लो आपने सैलरी की पेमेंट की, तो आप क्या एंट्री करते हो कि जी सैलरी टू कैश। आपने रेंट की पेमेंट करी, रेंट टू कैश। बहुत अच्छी बात। मगर
जब आप इन खर्चों को फाइनली उठा के पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तब भी तो एक जनरल एंट्री जानी चाहिए। सर क्या मतलब? भैया आपको भी पता है कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आप ये खर्चे दिखाने वाले हो। आप ऐसे लिखोगे, टू सैलरी और टू रेंट। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सर बिल्कुल लिखेंगे। तो भैया अगर ये एक तरीके से लेजर है ना, अगर ये एक तरीके से लेजर है तो इससे लेजर से पहले क्या होना चाहिए? जर्नल। तो इस जर्नल को हम बोलते हैं ईयर एंड पे किए जाने वाला जर्नल। मतलब दिस रेफर्स टू इनिशियल रिकॉर्डिंग। जब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई और हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल रिकॉर्डिंग, और इसको हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट रिकॉर्डिंग। ठीक है, सब्सिक्वेंट कहने का मतलब क्लोजिंग। जब ईयर एंड हो रहा है और हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग जर्नल एंट्री जाती है वो ये जाती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू रेंट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू रेंट, ये बेटा क्लोजिंग एंट्री फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। समझ आई बात? ठीक है जी। नहीं समझ आई व्हाट्सएप करो, तुरंत पूछो। देखो मेरे बच्चे, अब वो अगर क्लोजिंग एंट्री पूछ ही रहा है तो वो हमारे से क्लोजिंग एंट्री जो पूछ रहा है ना मेरे बच्चों, वो पूछ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। From the following information from the books of ABC Limited as on 31st December 2013, pass closing journal entries for opening stock, sales, purchase, ये सारी चीजें मैक्सिमम जितनी भी हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। तो देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल, कि अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। जोन सी चीजें डेबिट साइड पर आएंगी वो मैं यहाँ लिख देता। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा ओपनिंग स्टॉक की वजह से और परचेज की वजह से। अब देखो परचेज है और परचेज रिटर्न है तो नेट लिख देता हूँ, दोनों को माइनस करके। 8,000 में से 200 चले जाएंगे तो टू परचेजेस की वजह से, जैसे ओपनिंग स्टॉक 5,000 और परचेजेस की वजह से होगा ये 7,800। ठीक है जी। और देखो सेल्स की वजह से होगा क्रेडिट। तो मैं ना ऐसे भी लिख देता हूँ कि भाई टू ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किन किन वजह से होगा। एक तो मुझे सेल्स नज़र आ रहा है, सेल्स है 20,000, सेल्स रिटर्न है 400, तो टोटल ये रहा होगा 19,600 से। ठीक है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट लिख दो जनरल एंट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट लिख दो। ओपनिंग स्टॉक की वजह से डेबिट होगा तो डेबिट कर दो ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स की वजह से क्रेडिट होगा तो क्रेडिट कर दो ट्रेडिंग अकाउंट। रीजन दूसरे पार्ट में लिखते चले जाना है हमने। सर एक बार फिर से बताओ बेटा। देखो जैसे जब हमने पी एंड एल को डेबिट किया रेंट की वजह से, है ना, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लिखा रेंट, तो इसकी जर्नल क्या बनेगी? इस लेजर से जर्नल बनाना सीखो। दिस इज द फॉर्म ऑफ लेजर। इससे जर्नल कैसे बनेगी कि अगर पी एंड एल के डेबिट पर आ रहा है तो जर्नल एंट्री में भी पी एंड एल अकाउंट डेबिट हुआ होगा। किस वजह से? रेंट की वजह से। पी एंड एल अकाउंट डेबिट हुआ होगा रेंट की वजह से। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट पे जाता है तो ट्रेडिंग को डेबिट करो और ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट करो। ठीक है, ऐसे करनी होती है बेटा इसकी रिकॉर्डिंग। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट आ गया वेजेस, डेबिट में जाता है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे हम टू वेजेस 4,000 से, और कैरेज इनवर्ड भी भाई डेबिट पे जाता है तो टू कैरेज इनवर्ड कितने से भाई? 300 से। और सेल्स रिटर्न हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली फैक्ट्री रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ गया मेरे पास 100। ऑक्ट्राई भी मेरे पास जो है वो फैक्ट्री रिलेटेड है और मोटिव पावर भी, तो 500 और 700। तो टू ऑक्ट्राई और टू मोटिव पावर। कोई बच्चा पता है मुझसे पूछ सकता है कि सर अगर मैं एक एक करके लिखूं तो? बेटा तो अपना समय ही एग्जाम में गवाएगा और तो कुछ नहीं है, कुछ पाएगा तो है नहीं। आप एक साथ करके लिख सकें इसीलिए तो आपको ये सिखाया जा रहा है ना। और देखो यहाँ एक क्लोजिंग स्टॉक वो भैया क्रेडिट पे आता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपये का। अब ट्रेडिंग अकाउंट ने नीचे लिख के फायदा तो हुआ नहीं है,
जो उसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये जर्नल एंट्रीज जो हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, और जितना भी इसका टोटल आ रहा हो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए कर भी देता हूँ कि भाई 5000 प्लस 7800 प्लस 4000 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 700 टोटल आ रहा है बेटा 18400 इस तरफ। और अगर मैं इस साइड की बात करूं तो दिस इज 2000 प्लस 19600 21600 इस तरफ। ठीक है ना। अब देखो ये तो दो जर्नल एंट्रीज हो गई। अब मैंने ना दो सेटलमेंट करी हैं आपस में, मगर आपको मैंने रिकॉर्ड भी कराई नहीं है, वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई जो परचेज और परचेज रिटर्न है उसका सेट ऑफ, परचेज डेबिट बैलेंस था उसे कम करा है परचेज रिटर्न ने। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जी परचेज रिटर्न टू परचेज, है ना। देखो फिर से समझो, परचेज क्या था मेरे बच्चों, परचेज मेरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट था, ये कम हो गया है ड्यू टू परचेज रिटर्न। तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, कितने अमाउंट से, परचेज रिटर्न का अमाउंट था 200, कि 200 से ये कम हुआ। और ऐसे ही सेल्स के साथ भी हुआ, सेल्स के लिए भी बेटा एंट्री सोचो, सेल्स मेरा क्रेडिट था, मेरी इनकम थी, सेल्स रिटर्न की वजह से ये कम हो गया, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंट्री जाएगी सेल्स टू सेल्स रिटर्न, सेल्स टू सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितने अमाउंट का बेटा, 400 का। तो these were the required journal entries which were to be passed in this particular question. I hope that you are able to grab the same. ना समझ आया हो बेटा तो व्हाट्सएप करें और डाउट पूछें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी मेरे बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।